तो ये हमारे पास ये अब प्रॉब्लम नहीं है कोई इसमें। अब इसका ज़रा आउटपुट देखते हैं। अब इसको चला के तो ये देखो हमें देखने को क्या मिला। हमें यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला। यहाँ पे हमें देखने को मिला कि एक तो यहाँ पे डीजे आया, एक ऋषि आया। मैंने एक ही में प्रिंट किया था ना। तो एक ये जो है ये पहला वाला डीजे के लिए और ये ऋषि के लिए अलग अलग, ठीक है। तो मीन्स पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। वो हर एक लोअर केस और अपर केस को अलग अलग डिफरेंटली ट्रीट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं अब अपने नोट्स पर वापस। तो अब हम देखते हैं कि लिटरल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हम लिटरल्स की बात करते हैं। लिटरल्स बेसिकली क्या होते हैं, डेटा आइटम्स होते हैं जो कि जिसकी फिक्स वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, या फिर कांस्टेंट होते हैं वो एक तरह से, ठीक है। लिटरल्स भी बहुत तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो हम पढ़ते हैं वो होता है स्ट्रिंग लिटरल, यानी एक तरह से कैरेक्टर का सीक्वेंस जो कि सराउंडेड होता है कोड से। ये मल्टी लाइन भी हो सकते हैं और सिंगल लाइन भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने इस प्रोग्राम में लिख रखा है। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग्स लिख रखे हैं, ये स्ट्रिंग्स हैं। सिंगल कोट में, ये डबल कोट्स में भी हो सकती हैं। और अगर मल्टी लाइन कमेंट करना है तो हम लोग यहाँ पे ऐसे इनको 3 कोट्स में कर सकते हैं। जैसे हमने 3 कोट्स में इसको अलग अलग लाइन में लिखा है। ये जो 3 ट्रिपल कोट्स हैं, मतलब ट्रिपल कोट्स है, ये हमें एक तरह से एफिशिएंसी या फिर हमें एक छूट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक छूट देते हैं कि हम लोग नीचे इसको कितनी भी लाइन में ले जा सकते हैं, इसको कितना भी बड़ा लिख सकते हैं और ये वैसा का वैसा ही प्रिंट होगा, ठीक है। अब जैसे अब जैसे यहाँ पे मैं ऋषि की जगह यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं डीजे में, देखो डीजे में कुछ चेंज लाता हूँ। डीजे में बेसिकली मैं क्या चेंज लाऊंगा, मैं /n करता हूँ, ठीक है। /n ऋषि, ठीक है, ऐसे। तो मैंने इसी में क्या लिखा है, DJ/n ऋषि। अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ, देखो। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम, पहले यहाँ पे क्या लिखा है, डीजे अलग, यहाँ पे डीजे अलग और ऋषि दूसरी लाइन में, ठीक है। तो ये क्या होते हैं बेसिकली, /n, ये सब क्या होते हैं, ये एस्केप सीक्वेंस होते हैं। कुछ एस्केप सीक्वेंस का मैं डेटा यहाँ पे दे देता हूँ। ये कुछ एस्केप सीक्वेंस है जो हमें याद करने ही करने हैं, ठीक है। अब
हम अपने नोट्स पे वापस आते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। हमारा आगे जो है वो आता है न्यूमेरिक लिटरल्स। न्यूमेरिक लिटरल्स बेसिकली क्या होते हैं, कुछ नहीं होते, नंबर्स होते हैं, ठीक है। न्यूमेरिक लिटरल्स भी 3 तरह के होते हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग टाइप और कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देखो इंटीजर क्या होते हैं, जिसमें डेसिमल नहीं आता, मतलब उसको लिखते डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म में बोले तो अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोले तो 1 to 9, ये क्या होती है, डेसिमल फॉर्म होती है, ठीक है। वो 1 to 9 लिख सकते हैं। इंटीजर को हम इंटीजर के भी 3 फॉर्म होते हैं ना, उसमें हम लोग पहला क्या कर रहे हैं, डेसिमल फॉर्म। दूसरा है ऑक्टल फॉर्म, जो कि फॉलोड होता है, यानी सबसे पहले हम लोगों को अगर ऑक्टल फॉर्म लिखनी है तो हमें 0 और ओ लिखना पड़ेगा, 0 और स्मॉल ओ, ये देखो, ठीक है, 0 फॉलोड बाय स्मॉल ओ, ठीक है। ये क्या होती है हमारे पास, ऑक्टल फॉर्म। अगर हेक्साडेसिमल फॉर्म की बात करते हैं तो हमारे पास जो नंबर होता है उसके पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, ओ और स्मॉल एक्स, सॉरी 0 और स्मॉल एक्स, ठीक है। ठीक है, अब आता है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये रियल नंबर्स होते हैं, मतलब ये रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर्स अलग और फ्रैक्शनल पार्ट अलग। कैसे, जैसे 15.5 है, जैसे 15.5 है, जैसे 15.5 है, ये क्या होता है, एक तरह से 15 क्या है हमारा रियल रियल पार्ट, और जो हमारा रियल पार्ट है, और जो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद होता है उसमें क्या होता है हमारा, वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना। तो ये बेसिकली रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इसमें हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते हैं a+ij, लेकिन यहाँ पे क्या है, j एक इमेजिनरी नंबर है, b एक इमेजिनरी पार्ट है, a एक रियल पार्ट है। j बेसिकली इमेजिनरी नंबर मीन्स क्या डिनोट करता है, √/-1, ठीक है, √/-1। अब आते हैं बूलियन लिटरल के ऊपर। बूलियन लिटरल बोले तो सिर्फ और सिर्फ बूलियन मतलब ट्रू या फॉल्स, ये सिर्फ यही दोनों चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी या तो एक, जैसे हमने बूलियन अलजेब्रा पढ़ा है 0101 करके, तो वैसा ही बूलियन लिटरल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेशल लिटरल एक और आता है जिसको हम लोग नन कहते हैं। नन का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ सम वैल्यू, यानी वैल्यू का ना होना ही नन है ना। तो हम लोग नन का यूज़ कई बार भी करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ऑपरेटर्स पे टोकन्स में ना, ऑपरेटर्स पे। दीज आर फॉर कंप्यूटेशन एंड एक्शन, कंप्यूट करना या फिर किसी चीज़ को कैलकुलेट करना, जैसे अर्थमेटिक कैलकुलेशन हो गई, बिटवाइज ऑपरेटर्स हो गए, ये सब ना बिटवाइज कैलकुलेशंस हो गई, एक्शन हो गई, तो ये सब क्या करते हैं, ये ऑपरेटर्स करते हैं, ठीक है। जैसे प्लस माइनस, ये सब क्या है, ऑपरेटर्स हैं। बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में। कुछ ऑपरेटर्स की जो है फोटो ये रही, प्रेसिडेंस ऑर्डर में इनको याद कर लेना। जैसे ये प्रेसिडेंस ऑर्डर में दे रखे हैं, तो फिर इनको प्रेसिडेंस ऑर्डर में याद कर लेना, बहुत काम आते हैं। पंक्चुएटर्स क्या होते हैं, बेसिकली सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स जैसे बोले तो हम लोग अपने प्रोग्राम में देखते हैं कि ये देखो सिंबल्स हमने यूज़ कर रखे हैं, जैसे कमेंट का सिंबल ग्रीन कलर में, देखो कमेंट का सिंबल है। ये हमें क्या दर्शाता है कि मतलब एक तरह से क्या होता है, ये सिंबल्स प्रोग्राम में प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से ही है यहाँ पे, और ये बोलते हैं कि भाई जो हमारे पास हैश है वो कमेंट होता है, ठीक है। पाइथन समझ आता है कि कमेंट लिखना चाह रहा है, ठीक है। लिस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक। अब आते हैं हम, तो ये हमारे टोकन्स खत्म हो गए। अब हम आते हैं बेयर बोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम। किसी भी पाइथन प्रोग्राम में, ये देखो पाइथन का प्रोग्राम, किसी भी पाइथन प्रोग्राम में, ये देखो ये पाइथन प्रोग्राम है ना हमारा, तो ये जो हमारा पाइथन प्रोग्राम है इसमें अलग अलग चीज़ों से ये प्रोग्राम बना है। क्या क्या बना है, देखो जैसे ह्यूमन बॉडी, हम जैसे पहले बोलते थे ना कि ह्यूमन बॉडी पंच महाभूतों से बनी है, वैसे भी पाइथन का प्रोग्राम या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या पाइथन का प्रोग्राम मैं बेसिकली बोल रहा हूँ, ये पंच महाभूतों से बना है। इसके पंच महाभूत कौन कौन से हैं, नोट्स में देखते हैं हम। इसके पंच महाभूत हैं हमारे पास एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, फंक्शंस, ब्लॉक्स एंड कमेंट्स, ठीक है। ये सब मिलके हमें एक बेयर बोन ऑफ पाइथन प्रोग्राम है,
मतलब एक ढांचा पाइथन प्रोग्राम का हमें मिल के देते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है, कोई भी लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स उसको कहते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है कुछ वैल्यू, उसको कहते हैं एक्सप्रेशन। जैसे 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 इसमें देखो, यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू 30 दे रखा है, ठीक है। अब मान लो मैं बी में क्या कर लेता हूँ, मैं बी में लिखता हूँ a-20, ठीक है। तो ये क्या है कि लीगल है भाई, हम लोग वेरिएबल लिया, हमने वेरिएबल में पहले 30 का यूज़ किया, 30 को असाइन किया एंड उसके बाद हमने क्या किया, a-20 लिखा, ठीक है। तो ये वैलिड है ना। तो हम लोगों का क्या है यहाँ पे एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन मैंने समझा दिया, एक्सप्रेशन क्या होता है, एनी लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स या फिर कुछ भी हो जाए, कुछ भी हमें सिंबल्स का अगर लीगल कॉम्बिनेशन है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ना, जैसे मैंने बताया अभी। अब स्टेटमेंट्स के ऊपर आते हैं हम लोग। स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस को हम लोग स्टेटमेंट्स कहते हैं। जैसे इस प्रोग्राम में मैंने इफ़ स्टेटमेंट लिख रखी है यहाँ पे, जैसे ये स्टेटमेंट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट है, ये प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। मतलब इंस्ट्रक्शंस है ना कि अगर ऐसा हो तो ये हो तो वैसा हो, है ना। तो ये सब क्या है, हमारे पास ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसको हम लोग स्टेटमेंट्स कहते हैं। अब हम लोग आते हैं फंक्शंस के ऊपर। फंक्शंस क्या होते हैं, बेसिकली फंक्शंस को हम अच्छे से पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में, जब हम थर्ड चैप्टर का रिवीजन कर रहे होंगे। तो फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस न्यूमेरिक नेम्ड कोड सेक्शंस होते हैं जो कि कभी भी रीयूज़ किए जा सकते हैं कॉल कर कर, है ना, कभी भी प्रोग्राम में यूज़ किए जा सकते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स वो चीज़ें होती हैं या फिर वो एडिशनल स्टेटमेंट्स होती हैं या इन्फॉर्मेशन होता है जो कि प्रोग्राम के रिज़ल्ट में नहीं दिखाता, प्रोग्राम के रिज़ल्ट में कभी नहीं आता, लेकिन हमेशा हमें प्रोग्राम में दिखेगा, वो प्रोग्रामिंग के रिज़ल्ट में नहीं दिखेगा। तो वो हमारे लिए क्या होता है, एक एडिशनल हमारे लिए होता है, वो किसी भी दूसरे के लिए नहीं होता। वो हम जब प्रोग्राम देख रहे हैं, उस प्रोग्राम में इस लाइन का क्या मतलब है, उसके लिए होता है। जैसे इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें हमारे पास क्या है, कमेंट ट्रिपल कोट्स आर यूज्ड टू प्रिंट स्ट्रिंग्स इन सिंगल और इन मल्टी लाइन, ठीक है, ठीक है। स्ट्रिंग्स को मल्टी लाइन या फिर भाई स्ट्रिंग्स को मल्टी लाइन या सिंगल लाइन में प्रिंट, ये मेरे लिए इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। प्रिंट करने में मदद करता है ना ये एक ट्रिपल कोट, तो ये मेरे लिए एक इन्फॉर्मेशन है, ये कभी भी प्रोग्राम के रिजल्ट में शो नहीं होगा, ठीक है। तो इतना हम ध्यान रख लेते हैं। हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद ब्लॉक एंड सूट्स के ऊपर। ब्लॉक एंड सूट्स क्या होते हैं, बेसिकली ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जो होते हैं जो कि एक पार्ट होता है किसी अनदर स्टेटमेंट का, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जो कि किसी अनदर स्टेटमेंट का पार्ट होता है। जैसे हमारे पास प्रोग्राम में देखो ब्लॉक एंड सूट्स क्या है, इसमें ये एक ब्लॉक है, ये भी एक ब्लॉक है। तो ये क्या होता है कि ये किसी दूसरे स्टेटमेंट का स्टेटमेंट है ना। तो ये इसको हम लोग ऐसे कहते हैं। अब हम लोग वापस से अपने नोट्स पे आते हैं। लिखा हुआ है वेरिएबल एंड असाइनमेंट। जैसे वेरिएबल है, मैंने कोई भी वैल्यू असाइन करी किसी वेरिएबल को, जैसे ए इज इक्वल 30 हमने इस प्रोग्राम में लिख रखा है, हमने इस प्रोग्राम में ए इज इक्वल 30 लिख रखा है और बी इज इक्वल टू लिख रखा है a-20। तो वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं हम लोग। और हमेशा देखो पाइथन क्या है कि एक डायनामिक लैंग्वेज है। तो बेसिकली उस वक्त जो भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन है प्रोग्राम में, वही हमारी यूज़ होगी। उसके बाद प्रोग्राम में वैल्यू अगर दूसरी होती है तो सेकेंड वाली जो वैल्यू है वो यूज़ होगी। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ए इज इक्वल 30 लिख रखा है, ए इज इक्वल 30 लिख रखा है और इसके नीचे स्टेटमेंट है कि इफ़ कंडीशन दे रखी है कि ए इज़ लेस देन 40, ठीक है। तो प्रिंट करना ये नहीं होगा तो सॉरी लिखना वी आर रॉन्ग। फिर मैंने ए को वापस से वैल्यू असाइन की 40, तो अब ये वाली वैल्यू लेगा ये। तो इसको जैसा प्रिंट करके देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो प्रिंट करके देखा था, ए इज़ लेस देन 40, है ना।
ठीक है, यहाँ पे है, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे ए इज 40 कर दिया तब ए लेस देन 40 नहीं है, तब वो एल्स स्टेटमेंट में चला गया और लिख दिया कि सॉरी वी आर रॉन्ग। तो यहाँ पे सॉरी वी आर रॉन्ग लिख दिया इसने। ठीक है, नोट्स पर आते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है डायनामिक टाइपिंग क्या होती है और स्टैटिक टाइपिंग क्या होती है। स्टैटिक टाइपिंग मीन्स हम उस वेरिएबल को जो वैल्यू असाइन कर रखी है प्रोग्राम में दोबारा उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोग्राम में, उस प्रोग्राम में। अब आते हैं आउटपुट थ्रू प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है हमारे लिए। जब हमने पाइथन सीखी थी तो हमने प्रिंट स्टेटमेंट सबसे पहले सीखी थी। प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, हमें वैल्यूज़ को प्रिंट करके देता है यूज़र को। ठीक है, यूज़र को जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट देता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं, सेपरेशन का यूज़ करते हैं, सेपरेटर स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, एंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड स्ट्रिंग क्या होता है कि हमने कुछ भी लिखा, इट मीन्स कैन, मतलब ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो मल्टी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे हो सकते हैं, कोमा से सेपरेटेड। ठीक है, सेपरेटेड बाय कोमास। एंड विद कितने किससे होना चाहिए, एंड विद जब हम कोई भी जैसे हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे यहाँ पे प्रोग्राम में देखो, हमने कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, जैसे ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है हमने, इसमें बस एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, हमने कोई एंड और सेपरेटर का यूज़ नहीं किया ना। तो जो एंड नहीं यूज़ किया हमने, सेपरेटर यूज़ नहीं किया, तो जो सेपरेटर है वो यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे स्पेस है। ठीक है, सेपरेटर क्या है, यहाँ पे स्पेस है, और एंड क्या है, यहाँ पे न्यू लाइन है। ठीक है, अगर मैं कोई भी प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे ये इसके बाद दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट न्यू लाइन में ही आएगा। अगर यहाँ पे मैं एंड इज इक्वल्स टू लिख दूँ, यहाँ पे कोमा डाल के एंड इज इक्वल्स टू डॉलर डाल दूँ, या फिर हाँ डॉलर डाल देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने ये डाला तो देखो ये प्रिंट करूँगा ना तो मेरा डॉलर का निशान आएगा यहाँ पे, मतलब डॉलर के बाद ये वाला प्रिंट होगा, सॉरी वी आर रॉन्ग, डायरेक्टली न्यू लाइन में प्रिंट नहीं होगा। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई थी यहाँ पे कि हमारे पास आ गया था कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने डाला था डॉलर का निशान है ना। तो जब मैं इसको प्रिंट करूँगा ऐसे, जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो मुझे तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कि डॉलर का निशान मिलता है, जिसके मतलब हमने एंड विथ किया था, यानी एंड होगा डॉलर के साइन से, और अगला जो प्रिंट स्टेटमेंट होगा ना वो इसके जस्ट आगे से ही प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे नोट्स में बढ़ते हैं। नोट्स में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारे नोट्स में दिया हुआ था कि प्रिंट स्टेटमेंट कैसे काम करता है। अब हम डेटा टाइप के ऊपर आ जाते हैं। डेटा टाइप्स मीन्स क्या होता है, देखो डेटा टाइप्स का होता है मीन्स सिर्फ और सिर्फ टाइप ऑफ डेटा जिस पे वैलिड ऑपरेशन हो सके। ठीक है, या फिर उसके ऊपर ऑपरेशंस हो, उनको क्या कहते हैं, डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप्स अभी जो है हमारे मेन क्या है, नंबर्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरीज, ये सब क्या है,
डेटा टाइप्स हैं। तो हमारे जो हमारे डेटा टाइप्स में भी इनमें भी दो सब टाइप्स होते हैं, जिसका नाम होता है म्यूटेबल और इम्यूटेबल टाइप्स। म्यूटेबल और इम्यूटेबल टाइप्स। तो म्यूटेबल टाइप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मीन्स हम उसको चेंज कर सकते हैं उनकी वैल्यूज़, लेकिन कुछ ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं जिनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं की जा सकती, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, हम लोग इम्यूटेबल होती है, हम इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट की वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट की वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। टपल क्या होता है, टपल की वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते। डिक्शनरी की वैल्यू हम लोग कीज़ के साथ चेंज कर सकते हैं। अब इसमें जो होता है इंपॉर्टेंट क्या होता है, डिक्शनरी को हम क्या बोलते हैं वो भी आता है। डिक्शनरी को हम क्या बोलते हैं, अनऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं, अनऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो हमारा जो अब हमारा जो मेन चीज़ है वो क्या रह गई है, हमारी रह गई है। पहले तो हम पढ़ेंगे क्या, जो टाइप कास्टिंग क्या होती है। टाइप कास्टिंग मीन्स होती है कि किसी भी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना। ये दो तरीके से होती है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। क्या होती है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट मीन्स हम करते हैं और इम्प्लिसिट में यानी प्रोग्राम खुद करता है हमारे लिए, ठीक है। और कुछ जैसे एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे हमारे पास एक्सप्रेशंस जैसे अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस और लॉजिकल एक्सप्रेशंस। ये दो तरीके के होते हैं। अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस मीन्स प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो सबको पता है कि प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे होता है, ठीक है। और एक होता है हमारा बूलियन एक्सप्रेशंस यानी लॉजिकल एक्सप्रेशंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं ट्रू या फॉल्स का काम, है ना। जैसे जैसे यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं बताता हूँ। अब मैं लिखूंगा जैसे प्रिंट ए और बी। क्या लिखूंगा, प्रिंट ए और बी, ठीक है। प्रिंट ए और बी, ए और एक मिनट और बी, ठीक है। जब प्रिंट ए और बी करते हैं तो ये क्या आता है ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। देखो, ये देखो, प्रिंट ए और बी किया हमने और इसको रन करते हैं। इसमें क्या आया, 40 क्यों आया, क्योंकि 40 और जो है ना, और एक्सप्रेशन, हमेशा जो और एक्सप्रेशन है वो पहली चीज़ देता है हमें। क्या देता है, हमें पहली चीज़ देता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता, जैसे अभी मैं यहाँ पे ए लिखूँगा और यहाँ पे मैं बी लिखूँगा और इसको सेव करता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, मैंने क्या बोला था, जो पहले लिखेंगे ना वही आएगा। यहाँ पे अगर हमने ए पहले लिखा तो ए आता, ए की वैल्यू आती, और हमने बी पहले लिखा है तो बी की वैल्यू आएगी। अगर मैं ए एंड बी लिखता तो मान लो यहाँ पे मैं एंड लिखूँ अब, ठीक है, एंड। तो यहाँ पे जब हमने यूज़ किया एंड, ठीक है, तो एंड में हमारा क्या आएगा, हमारा लास्ट वाला आएगा, यानी जो लास्ट में लिखा है ना वो आएगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। अब जैसे यहाँ पे मैं लिखूँगा एंड नॉट, ठीक है। ये देखो ए एंड नॉट से लिखा मैंने, ठीक है। तब मैं इसको अब चलाने की कोशिश करता हूँ। तब देखो क्या चलता है। क्या आया यहाँ पे, फॉल्स। यानी जब नॉट और वो आता है ना तो हमारा नॉट आएगा साथ में, तो हमारा फॉल्स आएगा स्टेटमेंट, ठीक है। ऐसे क्यों आएगा, देखो नॉट क्या करता है, नॉट हमारा ट्रू या फॉल्स को चेंज कर देता है, फॉल्स और ट्रू में, ट्रू को फॉल्स में, फॉल्स को ट्रू में। तो ए को क्या किया इसने, ज़ीरो में चेंज कर दिया। ज़ीरो में चेंज किया तो 1 और 0 का अगर एंड हम करेंगे प्रोडक्ट तो हमारा 0 ही आएगा, तो फॉल्स आ गया, इसने फॉल्स दिया हमें। तो ये क्या था, लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है।
हमेशा नॉट, हमेशा जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस में कौन रहता है, सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस में हमारा नॉट रहेगा, उसके बाद एंड रहेगा, उसके बाद और रहेगा, लास्ट में और रहेगा। ठीक है, ऐसे तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। अब हमारे पास आता है कि हम लोगों ने एक फंक्शन लिख रखा है, यहाँ पे हम लोग फंक्शंस इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फंक्शन लिख रखा, मतलब फंक्शन नहीं, मॉड्यूल हमने लिख रखा है, मॉड्यूल बोलेंगे हम लोग, मॉड्यूल इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने मैथ का मॉड्यूल इंपोर्ट किया है। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जैसे मैथ.सील फंक्शन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे मान लो 1.3 लिखता हूँ। ठीक है, तो ये जो मैथ.सील फंक्शन है ना, ये क्या करेगा, ये हमें ऐसा फंक्शन देगा जो इससे बड़ा हो, जो इससे बस बड़ा हो, इंटीजर में देगा, लेकिन ध्यान रखना मतलब इंटीजर वैल्यू देगा। ठीक है, जैसे मतलब फ्रैक्शन पार्ट पॉइंट के बाद 0 रखेगा ये, और बाकी सब क्या करेगा, ये वो रहेगा। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना, बिल्कुल वैसा ही कुछ। जैसे इसको प्रिंट करूँगा तो ये 2 देगा हमें। तो हमारे पास क्या था, हमने बोला था 1.3 का सील देखो। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने इसको बोला 1.3 का सील देखेगा तो ये 2 देगा। ठीक है, ये यानी एक तरह से क्या करेगा, ये वो स्मॉलेस्ट इंटीजर देगा हमें जो कि इससे बड़ा हो, इससे छोटा नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा हो स्मॉलेस्ट इंटीजर ऐसा। ठीक है, तो इससे बड़ा स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा है, 2 है ना, तो 2.2 इसने दिया। ठीक है, अब हम आते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स पर। यानी स्टेटमेंट्स होती हैं, कैसी कैसी स्टेटमेंट होती है जो फ्लो ऑफ कंट्रोल में यूज़ होती हैं। ठीक है, तो जैसे फ्लो ऑफ कंट्रोल में जो यूज़ होने वाली स्टेटमेंट है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट है। मैंने पहले ही यहाँ पे इफ़ एल्स स्टेटमेंट को अच्छे से लिख रखा है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या करता है, बेसिकली कंडीशन लेगा और उसके बेसिस पर हम जो स्टेटमेंट लिखी है उसके बेसिस पर वो वैल्यूज़ हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट करता है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट भी होती है, एल्स स्टेटमेंट भी होती है। जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एलिफ ठीक है, एलिफ यहाँ पे लिखूँगा ए इज़ इक्वल टू 40। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट करता हूँ मैं, ए इज़ इक्वल टू 40। यहाँ पे कंपेयरिंग ऑपरेटर डालना है। ठीक है, डबल इज इक्वल टू। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये था, तो हमने इसको डाला और इसका यूज़ किया हमने, इसको अब हम रन करके देखते हैं। ये देखो, ये लिखा है कि a इज़ इक्वल टू 40, ये आया ना हमें। तो यहाँ पे एलिफ स्टेटमेंट का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैंने पहले समझा रखी हैं। अब आता है फॉर लूपिंग आती है। देखो, एक होता है स्टेटमेंट भी होता है, सिंपल स्टेटमेंट से कंपाउंड स्टेटमेंट बनते हैं, यानी छोटी छोटी एक स्टेटमेंट डाल के ये एक स्टेटमेंट डाल के कंपाउंड स्टेटमेंट्स बनते हैं। इसमें मैं 3-4 स्टेटमेंट और डाल सकता था, है ना। और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, और जैसे सबसे आसान सबसे छोटी स्टेटमेंट होती है ना, अगर तुमसे पूछी जाती है एग्ज़ाम में कि सबसे छोटी स्टेटमेंट कौन सी होती है, वो होती है पास। क्या होती है, पास। वो क्या करता है, बेसिकली कुछ नहीं करता, प्रोग्राम को पास कर देता है, यानी उस लूप को टर्मिनेट भी नहीं करता, पास कर देता है और अगले लूप में चले जाता है। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट्स होती है, जैसे ये स्टेटमेंट है, लूप तो नहीं है, तो यहाँ पे पास कर देता है, तो पास मतलब आगे चले जाना। ठीक है, कोई कुछ प्रिंट नहीं करना। अब आता है हमारा लूपिंग बोले तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो दो तरीके की लूपिंग होती है। लूपिंग क्या होती है, लूपिंग दो तरीके की होती है। ठीक है, आइटरेशन जिसे हम कहते हैं। फॉर लूप भी दो तरीके के हैं, फॉर और वाइल। ठीक है, ये क्या होते हैं, दो तरीके के
लूप होते हैं, फॉर और वाइल। ठीक है, फॉर में हम लोग क्या करते हैं, कंडीशंस लिखते हैं, उसके अंदर उसके स्टेटमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, कंडीशन लिखते हैं, जैसे फॉर, जैसे रेंज वाला लूप लिख सकते हैं। ठीक है, आई इन रेंज। अब रेंज क्या करता है, बेसिकली रेंज एक तरह से, अगर हम जो स्टार्टिंग वैल्यू डालते हैं, ठीक है, इसमें एक स्टार्टिंग वैल्यू होती है, एक एंड वैल्यू होती है, एक स्टेप मोमेंट होता है। स्टार्टिंग वैल्यू अगर मैं डालता हूँ 0 से, ठीक है, कोमा मैं 10 तक जाता हूँ, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, ये 10 से कम जाएगा। यानी अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा, प्रिंट आई, अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा आई को, तो ये आपको क्या दिखा, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ और 9 तक जाएगा। ठीक है, ये रेंज स्टेटमेंट हमेशा 0 से लेकर 9 तक ही जाएगी। यानी यहाँ जो भी यहाँ पे लास्ट में जो स्टॉपिंग है, इस पे जो भी वैल्यू आएगी उससे एक कम लेगा। अगर हम लोग स्टार्टिंग नहीं डालते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग नहीं डालते हैं, तब भी क्या करेगा, ये 0 से ही स्टार्ट करेगा। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग डालने के बाद ये 0 से स्टार्ट नहीं करता। अब लास्ट में हमारे पास क्या आता है, जैसे अगर मैंने 0 से स्टार्ट किया, 10 तक जाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 2। ठीक है, देखो होता क्या है कि हम लोगों को हम स्टेपिंग पोजीशन नहीं लिखते हैं। जब स्टेपिंग पोजीशन नहीं लिखते तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, ये एक एक का स्टेप लेता है, यानी हर अगला नंबर ये प्रिंट कर देगा। जैसे 0 के बाद 1, 1 के बाद 2। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मैंने 2 लिखा, तो यहाँ पे ये पता है क्या समझेगा, ये एक नंबर को स्टेप स्किप करना है, हर दूसरा नंबर प्रिंट करना है। यानी ये 0 लिखेगा, फिर 2, फिर 4, ऐसे करके 6, ऐसे करके। ठीक है, तो इसको अगर हम देखते हैं, ऐसे प्रिंट करते हैं इसको, देखो, ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8, ये ऐसे से प्रिंट करेगा। ऐसे ही हमारा वाइल लूप होता है। वाइल लूप में डायरेक्ट कंडीशन हम लोग लगाते हैं। ठीक है, वाइल लूप में हम लोग कंडीशन कैसे लगाते हैं, वाइल लूप में हम लोग डायरेक्टली लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं। कैसे, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है कि मैंने वाइल ए इज़ ग्रेटर देन 35, जब तक हमारा प्रिंट ए करना है, और बीच बीच में क्या करना है, मतलब हर एक लूप में ख़त्म होने के बाद, ख़त्म होगा तो एक में से एक घटाना है। तो इसको प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे देखो क्या आया, पहले 40, फिर 39, 38, 37, 36, तो ये 5 वैल्यूज आई। क्या किया मैंने बस ये बोला कि बस 35 से ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर नहीं होगा तो ये लूप टर्मिनेट कर जाए, तो ये टर्मिनेट कर गया। एक स्टेटमेंट ये भी होती है, जैसे लूप के अंदर हम लोग इस स्टेटमेंट लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे इफ़ ए इज इक्वल टू 38, इक्वल टू 38, प्रिंट करना है, क्या प्रिंट कुछ नहीं करना, हमें ब्रेक कर देना है। ठीक है, ये ब्रेक कर देना है, हमें ब्रेक कर देंगे। देखो जब ये स्टार्ट होगा चलना, यहाँ से इसने स्टार्ट किया चलना, तो यहाँ देखो 40, 38, 49, 40, 39। अब यहाँ पे 38 पे इसने बोला 38 ही नहीं होना चाहिए ना, जब 38 ही नहीं होना चाहिए तो ये ब्रेक कर जाएगा, और इसने लूप टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, ऐसे होते हैं हमारे लूप्स। तो मैंने लूप्स के बारे में पढ़ा दिया, मैंने सबके बारे में पढ़ा दिया। तो मैंने सबके बारे में पढ़ा दिया, सब कुछ हो गया। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट होता है। इसके नोट्स मैं पॉसिबली कल तक दे दूँगा, और DPP भी इसकी साइड में डाल दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।